हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए रिसर्च एप्टीट्यूड डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके एमसीक्यूज लिए हैं मैंने, जो प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज हैं और कुछ हमने न्यू ऐड किए हैं। तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जरूर देखें। ये हमारी प्लेलिस्ट है। कई लोग कह रहे थे कि उन्हें प्लेलिस्ट जो है मिल नहीं रही है। तो देखिए, दो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। एक में तो ये हैंड रिटन नोट्स पे वीडियोस हैं, जिसमें मैंने सारे टॉपिक्स आपको जो है इस तरीके से क्लियर करवा रखे हैं, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और एक जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो करवा रखे हैं, ठीक है। तो ये वाली प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और या आप सीधा हमारे चैनल पे जा सकते हैं। यूट्यूब पे अगर आप सीधा सर्च मारेंगे गुलशन एकेडमी यूजीसी नेट एक्सप्लेन वीडियो प्लेलिस्ट, तो आपको जो है यही वीडियो, यही प्लेलिस्ट जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। हर एक टॉपिक पर मैंने वीडियोस बना रखी है पेपर 1 के लिए, तो आप वहां पे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन ये है कि शोध में वेरिएबल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो वेरिएबल जो होता है वो उसका संबंध जो होता है बदलने वाले गुण से होता है, ठीक है, बदलने वाले गुण से होता है। और वेरिएबल्स कई टाइप्स के होते हैं, ये मैंने आपको बता रखे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वेरिएबल जो है ये बदलने वाले गुण से संबंधित है। अब देखें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह होता है, यानी इसमें बताना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो अन्य चरों को प्रभावित करता है ऐसे चरों को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर कहते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंग्लिश में क्यों लिख रखा है ये, क्योंकि आप देखेंगे पिछले एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो इंग्लिश को हिंदी में करके पूछे गए थे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट ऐसे करके लिखा गया था, ठीक है। इंग्लिश वर्ड को हिंदी में करके पूछ रहा था, तो इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो इसी तरीके के लिए रखे हैं आपके, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा, तो जो अन्य चरों को प्रभावित करता है उसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इथनोग्राफिक रिसर्च मुख्यतः किससे संबंधित है, ठीक है। तो इथनोग्राफिक जो रिसर्च होता है ये सांस्कृतिक समूहों से संबंधित होता है, ठीक है। सांस्कृतिक समूहों के अध्ययन से जो है, या हम ये कह सकते हैं कि जो जातियां वगैरह होती हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार की, उन सब से उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन आदि जो है जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं इथनोग्राफिक रिसर्च, ठीक है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक समूहों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण है, ठीक है। गुणात्मक शोध का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले करवाया था, रिपीट हो गया है। साक्षात्कार जो है, साक्षात्कार आधारित जो अध्ययन होता है ये कहलाता है गुणात्मक शोध, ठीक है ना, गुणात्मक शोध के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध में यूनिवर्स का क्या अर्थ है, ठीक है ना। यूनिवर्स का क्या अर्थ है शोध में, तो इसका मतलब ये होता है पूरा का पूरा जनसमूह, ठीक है, पूरा का पूरा जनसमूह, इसे हम शोध में यूनिवर्स कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको जो है याद रखना है। लाइकर्ट स्केल का उपयोग किसके लिए किया जाता है, ठीक है। आप देखेंगे कि स्केल कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम ऊंचाई को मापते हैं, तापमान मापने का स्केल अलग होता है, आयु मापने का जो है स्केल अलग होता है। ठीक उसी प्रकार से दृष्टिकोण जो होते हैं वो रिसर्च में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो दृष्टिकोण को जो मापा जाता है वो मापा जाता है लाइकर्ट स्केल से, ठीक है। तो दृष्टिकोण मापने के लिए जो है ये स्केल इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जो है आपको स्टेटमेंट में भी दे सकता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्राइमरी डेटा का स्रोत क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, एक प्राइमरी डेटा और एक सेकेंडरी डेटा। तो इसमें पूछ रहा है प्राइमरी डेटा का स्रोत कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष संग्रह जो है वो प्राइमरी डेटा कहलाता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। अब क्या होते हैं ये ध्यान से समझें। जैसे कि मान लो ये कोई एरिया है, ये कोई क्षेत्र है, ठीक है। अब यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, यहाँ के लोगों की समस्या क्या है, इन सब के बारे में
जब कोई रिसर्च करता या शोध करता खुद जाकर के ये सब जाने, खुद जाकर के देखे, खुद जाकर गिने जब लोगों को उनकी समस्याओं को जाने, तो ये कहलाएगा उसका प्राइमरी डेटा। ठीक है ना, यानी डायरेक्ट उसने जो है वो आंकड़े प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शोधकर्ता द्वारा प्रत्यक्ष संग्रह। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। अब सेकेंडरी क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने वही ले रखा है कि सेकेंडरी डेटा का उदाहरण इसमें से कौन सा है। तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सेंसस रिपोर्ट। अब सेंसस रिपोर्ट जो है वो क्या होती है, वो आंकड़े पे बेस्ड तो होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली डेटा होता है। जैसे कि मान लो, अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि ये एरिया है, ठीक है, अब यहाँ का अगर जनगणना हो रखी है तो उसका कुछ डेटा होगा। तो जब रिसर्च करता यानी ये शोध करता जो है वो यहाँ खुद ना जा करके सीधा सेंसस के डेटा उठा करके अपना काम पूरा करेगा, तो जो उसने ये डेटा लिया उस डेटा को हम कहेंगे सेकेंडरी डेटा। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज डायरेक्ट नहीं ली है, ठीक है ना, वो आंकड़े डायरेक्ट नहीं लिए हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी डेटा कहते हैं। और जिसमें डायरेक्ट लेता है वो आंकड़े, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। ये डिफरेंस याद रखना। जबकि ऑब्जर्वेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्राथमिक जो है आंकड़ों के अंतर्गत आ जाती है, और इंटरव्यू भी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आती है, और क्वेश्चनियर जो होता है ये भी प्राथमिक आंकड़ों के अंतर्गत आते हैं। जबकि द्वितीय आंकड़े जो है वो सेंसस रिपोर्ट कहलाएगी, ठीक है, न्यूज़पेपर कहलाएगी, ये सब आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रैंडम सैंपलिंग का मुख्य लाभ क्या होता है। ठीक है, रैंडम सैंपलिंग का मुख्य लाभ क्या होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, प्रत्येक इकाई को समान अवसर जिसमें मिलता है उसे हम रैंडम सैंपलिंग कहते हैं। ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम का चयन करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तो याद रखना है आपको, वो होता है शोधकर्ता की रुचि। ठीक है, शोधकर्ता की रुचि एवं उपयोगिता। अगर मान लो कि जो शोधकर्ता है वो कोई ऐसे टॉपिक को ले लेता है, ऐसी समस्या को लेता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है, तो वो भविष्य में जो है उस रिसर्च को या उस शोध को सही से नहीं कर पाएगा, उसे कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसकी रुचि है उस विषय पर, उस समस्या पर, तो वो उसमें जी जान लगाकर अपना काम करेगा और किसी प्रकार की जो है त्रुटि नहीं करेगा वो शोध में। ठीक है ना, गलती नहीं करेगा, मिस्टेक नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस और थ्योरी में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक है, तो उसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हाइपोथेसिस जो है वो अस्थायी कथन होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस जो होता है वो अस्थायी कथन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें दे रखा है कि दोनों समान है, बिल्कुल नहीं, हाइपोथेसिस और थ्योरी जो है डिफरेंट होती है। थ्योरी परीक्षण योग्य नहीं होती, गलत, और थ्योरी डेटा संग्रहण करती है, ये भी गलत। ठीक है, हाइपोथेसिस अस्थायी कथन होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। मैंने ये करवा रखा है टॉपिक बारीकी से, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे जरूर देखें, तब इस तरह के क्वेश्चंस को आप जब लगाएंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ आएगा। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्लस्टर सैंपलिंग जो होती है वो एनपीएस है, यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का उदाहरण है। जबकि रैंडम सैंपलिंग वगैरह जो है, सिस्टमैटिक और पर्पसिव सैंपलिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी में आ जाती है। नेक्स्ट है, ऑब्जर्वेशन मेथड में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, चैलेंज क्या होता है ऑब्जर्वेशन मेथड में। तो इसका सही जो आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि शोधकर्ता के साथ जो है वो पक्षपात जो है देखने को मिल सकता है इसमें। ठीक है, तो ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसलिए ज्यादातर शोधकर्ता जो है ऑब्जर्वेशन मेथड को स्किप करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का उपयोग किस शोध में होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप का उपयोग किस शोध में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगात्मक शोध। ठीक है, प्रयोगात्मक शोध में जो है इसको शामिल किया जाता है, उपयोग किया जाता है।
तो ये तो था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि जब जब मैं